देखा भी होगा कि अगर आप मसल से कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्हाट इज सार्कोप्लाज्म इक्विवेलेंट टू साइटोप्लाज्म। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम का ही ये टॉपिक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्केलेटल मसल्स। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या क्या फीचर्स है स्केलेटल मसल्स के, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, और क्या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, बेसिकली आपको किस तरीके से आपकी जो स्केलेटल मसल्स है वो काम करती हैं, किस तरीके से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये हमें डिस्कस करना है इस पूरी क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज, मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो अभी तक आपने वो क्लासेस अगर ज्वाइन नहीं की है कर लेना, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इतना आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा कि जो स्केलेटल मसल्स है वो बेसिकली एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, और ऐसा मस्कुलर टिश्यू है जो कि आपकी बोन्स के साथ ही अटैच्ड होता है। क्लियर। बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, जिसमें से स्केलेटल मसल्स आपके सिलेबस के अंदर डिटेल में दिया है, और इसके अंदर आपको पढ़ना होता है कि ये किस तरीके से आपकी बोन से चिपका हुआ होगा, क्या इसके फीचर्स है, किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करेगा, तभी तो आपकी बॉडी मूव कर पाती है। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना होता है आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि जो स्केलेटल मसल है बहुत ही इजी है, बस थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, पहली चीज वो वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि ऐसी मसल्स जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि कब इनका कॉन्ट्रैक्शन कराना है, कब रिलैक्सेशन करना है, कब मूव कराना है, हर एक चीज हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं अंडर ब्रेन कंट्रोल। जिनको ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल कर सके वो वॉलेंट्री होती है। इसके अलावा जितनी दूसरी मसल्स है जैसे कार्डिक एंड स्मूथ, वो इनवॉलेंट्री होती है, उनको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रिएटेड मसल्स है। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी बुलाते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। इसके पीछे का रीजन आपको अभी क्लियर हो जाएगा। दैट अटैचेस टू बोन्स थ्रू टेंडन्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड हीट प्रोडक्शन। दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, अब बात आती है कि इसके फीचर्स क्या हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके का ये स्केलेटल मसल दिखाई देता है। देखो, वॉलेंट्री कंट्रोल है, ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक मसल है, ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से स्ट्रिएशंस होते हैं, ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरीके से। तो यहाँ ये जो रेड वाला पार्ट है, दिस विल बी द डार्क बैंड। क्लियर। और इनके बीच वाला ये वाला जो पार्ट है, दिस इज लाइट बैंड, लाइट बैंड। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्केलेटल मसल का, इसीलिए इसको हम स्ट्रिएटेड अपीयरेंस वाली मसल या फिर स्ट्रिएटेड मसल भी बुलाते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स क्विकली, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आप चाहोगे वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बट कैन गेट टायर्ड इजीली। फैटिगनेस बहुत जल्दी होगा यहाँ पे। आपने देखा भी होगा कि अगर आप मसल से कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर तुम कॉन्ट्रैक्शन कर दोगे तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है, फैटिगनेस बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो फैटिग रैपिडली, दूसरा इसका ये पॉइंट है। तीसरा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे ये एक छोटी सी मसल है, इसी के ही अंदर ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, तो एक ही मसल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो स्केलेटल मसल है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड विच कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई पर फाइबर। पर फाइबर क्या है, अभी ऑर्गेनाइजेशन जब मैं आपको समझाऊंगी तब क्लियर होगा व्हाट इज दिस फाइबर एंड सार्कोलेमा वगैरह, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देख लो कैसा दिखाई देता है आपका जो स्केलेटल मसल है। उससे पहले ये समझिए कि व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्केलेटल मसल्स। जैसे एक बुक है, फॉर एग्जांपल बुक है, ठीक है, बुक के अंदर लाइंस होती हैं,
पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के अंदर लेटर्स होते हैं, लेटर्स के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें पढ़ने हैं कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है स्केलेटल मसल का। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही याद रखना, क्लियर। सबसे पहली चीज मसल, होल स्केलेटल मसल, पूरी बुक है, पूरी स्केलेटल मसल है, लाइक बाइसेप, ट्राइसेप, वो आपकी मर्जी है कि आप किसी का भी एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं जो आपकी फेवरेट मसल हो। ठीक है, सराउंडेड बाय एपिमाइसियम। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक मसल है फॉर एग्जाम्पल, इसके चारों तरफ एपिमाइसियम प्रेजेंट होगा, यहां भी और यहां भी। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एपिमाइसियम। मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो पूरी बुक है, बुक के बाहर कवर होता है, वैसे ही एक पूरी मसल है, मसल के बाहर कवर है विच इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। क्लियर। दूसरी चीज, फेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बंडल्स होते हैं बेसिकली। इनसाइड द मसल फाइबर्स आर ग्रुप्ड इनटू बंडल्स, जिनको आप लोग बोलते हैं फेसिकल्स। ठीक है, और हर फेसिकल के बाहर प्रेजेंट होता है पेरीमाइसियम। क्लियर। तीसरी चीज, मसल फाइबर या फिर मसल सेल। अब हर एक, अब ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से। यहां पर भी होगा, ईच फेसिकल कंटेन्स मैनी मसल फाइबर्स, जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। कैसे? देखो, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होंगी, बट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम एंड सार्कोलेमा। व्हाट इज सार्कोलेमा? बेसिकली एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सार्कोलेमा यानी सेल मेम्ब्रेन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगला है मायोफाइबर। अब हर एक मसल फाइबर के अंदर सीरीज में चलना, मसल, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फैसिकल्स होते हैं, फिर मसल फाइबर, एंड देन बारी आती है मायोफाइब्रिल्स की। मायोफाइब्रिल्स होते क्या हैं? हर एक मसल फाइबर के अंदर ये मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। मायोफाइब्रिल्स जैसे धागा होता है ना, वैसे स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, मसल्स के अंदर रियल लाइफ में अगर तुमने देखी हो, नहीं देखी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे जाएंगी। वहां अगर आप देखोगे, मसल्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको आप मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स रन द लेंथ ऑफ द सेल, तो जितना लंबाई होता है सेल का, उतना ही मायोफाइब्रिल की भी लेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सार्कोमियर, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। मायोफाइब्रिल्स आर डिवाइडेड इनटू रिपीटिंग यूनिट, जिनको आप सार्कोमियर बोलते हैं, एंड सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ skeletal मसल्स। skeletal मसल्स, या फिर हम कह सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। ये कैसे बनता है वो मैं अभी आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। सार्को, ये लिखा भी हुआ है, सार्कोमियर इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर बेसिकली जेड लाइंस इसको बॉर्डर करके रखती है दोनों साइड से, जिसके अंदर थिक एंड थिन दोनों फिलामेंट्स होंगे। थिक फिलामेंट यानी मायोसिन, थिन फिलामेंट यानी एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोमिन। ठीक है, और यही वो दोनों चीजें हैं जिनकी हेल्प से बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से स्ट्रिएशंस होते हैं, याद रखना। अगर ये एक्टिन और मायोसिन है, ये प्रोटीन्स होते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपकी जो स्केलेटल मसल्स है वो स्ट्रिएटेड है। अगर किसी मसल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल, तो वो नॉन स्ट्रिएटेड होती है। ठीक है, तो दिस इज द मायोफाइब्रिल देन सार्कोमियर। क्लियर हो गया? 5 चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ, 5 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट इज मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, यानी ये अल्फाबेट है। ठीक है, अल्फाबेट से मिलकर वर्ड बने, देन लेटर्स बने, लाइंस बने, पैराग्राफ बना, एक पूरा का पूरा बुक बनकर तैयार हो गया। ठीक है, सेम एज मायोफिलामेंट, वो अल्फाबेट है, सबसे छोटा यूनिट। ठीक है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, एक्टिन एंड मायोसिन इंटरैक्ट टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन। दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये याद रखना। एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों जो होते हैं ना, ये हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी इनके बिना तुम
मूवमेंट कर ही नहीं सकते, समझ लो, इनके बिना मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं आपको ये चीज कराने वाली हूँ कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, एंड देन उसके बाद क्या पूरा प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, चलिए, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज मसल, स्केलेटल मसल, सिलेंड्रिकल होती है, अभी काट के दिखाया है तो ऐसा लग रहा है तुमको। ये सबसे छोटा पार्ट है मसल फाइबर, जिसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी मसल फाइबर के बाहर वाली तरफ एंडोमाइसिन प्रेजेंट होती है, माइसियम। फिर ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है पूरा एक फेसिकल, जो कि बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बना है। ठीक है, मसल फाइबर आपस में मिले, फेसिकल बनाया, फेसिकल्स आपस में जब मिलते हैं इस तरीके से, तब जाकर एक पूरी मसल बनकर तैयार होती है ऐसे। ठीक है, तो मसल फाइबर के चारों तरफ एंडोमाइसियम, फेसिकल्स के चारों तरफ पेरीमाइसियम, और मसल्स के चारों तरफ एपीमाइसियम। तीन चीजें हैं, याद रखना, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल मसल का। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्या उसके सारे स्टेप्स हैं, क्यों जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट। ठीक है, मेरा हाथ मूव कर रहा है, कैसे, इसकी हेल्प से, एल्बो की हेल्प से, एल्बो से अटैच होती है मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन कर रही होंगी, और उसी कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से मेरी जो बोन्स है वो मूव करेंगी, बोन्स मूव करेगी तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी भी मूव कर जाएगी। ठीक है, ये होता है सबसे पहला जो स्टेप है, इसके अंदर हम स्टेप से समझेंगे। अब देखो, सबसे पहला जो स्टेप होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्डर। ठीक है, ब्रेन जैसे ही ऑर्डर भेजता है वैसे ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला तो प्रोसेस होता है कि ऑर्डर का वेट करिए, आपका ब्रेन जब आपको इंफॉर्मेशन भेजेगा उसके बाद आपको ये प्रोसेस शुरू करना है। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, नर्व इंपल्स अराइव। ठीक है, कि नर्व इंपल्स आ गया है, कौन सा नर्व इंपल्स आएगा, मोटर। ठीक है, क्योंकि मोटर नर्व की हेल्प से ही हमारी बॉडी मूव कर रही है या कोई रिएक्शन दे रही होती है। ठीक है, चलिए, अ मोटर न्यूरॉन सेंड अ सिग्नल टू दी मसल फाइबर, तो पहला स्टेप तो यही होगा। क्लियर, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन, वो रिलीज हो जाएगा जैसे ही ये मोटर न्यूरॉन आया। तो पहला स्टेप है, मोटर न्यूरॉन की एंट्री हुई, वहां से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से आपका एसिटिल कोलिन रिलीज कर दिया गया। इसके बाद ACH बाइंड कर जाता है सार्कोलेमा के रिसेप्टर्स पर, तो यहां से रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड कर गया। ठीक है, जो मसल सेल मेम्ब्रेन के सार्कोलेमा पर प्रेजेंट होंगे। व्हाट इज सार्कोलेमा, ये मान लो मेरे पास मसल है, इसी मसल की आउटर मोस्ट लेयर को या सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं, और इसी सार्कोलेमा पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिसेप्टर्स बैठे हुए होंगे एसिटिल कोलिन के। तो एसिटिल कोलिन रिलीज होते ही यहाँ से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाइंडिंग हुई जिसकी वजह से सोडियम की ये बाइंडिंग करा दी है। ठीक है, इसके बाद जो सोडियम है ये एंटर कर जाता है सेल में। क्लियर, इतना होने के बाद आपका जो मसल एक्शन पोटेंशियल है वो हो जाएगा जनरेट। ये होता है सबसे पहला स्टेप। दोबारा सुन लीजिए, मोटर न्यूरॉन की एंट्री हुई, उसने आपको सिग्नल दिया किसी भी मसल को कि आपको मूवमेंट करना है। जैसे ही ये सिग्नल पहुंचता है, एसिटिल कोलिन रिलीज होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और वहां से वो सार्कोलेमा पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाएगा। सार्कोलेमा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, जो कि मसल फाइबर या मसल के आउटरमोस्ट लेयर को आप बोलते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद जैसे ही वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जो सोडियम है वो एंटर कर जाता है सेल के अंदर, और इसकी वजह से मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप होता है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का। क्लियर हो गया है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखो, दूसरा स्टेप जो होता है वो है कैल्शियम आयन को रिलीज कराना। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स डाउन टू द टी ट्यूब्यूल्स,
जैसे ही ये सारा प्रोसेस होगा, पहला स्टेप कंप्लीट होगा, तो जो एक्शन पोटेंशियल आपने जनरेट किया है ना, अभी अभी बताया था मैंने, मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो जैसे ही जनरेट करेगा वो टी ट्यूब्यूल्स तक पहुंचेगा, ठीक है। एंड वहां से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के अंदर ही जगह होती है, जैसे हमारे नॉर्मली सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल में, मस्कुलर सेल में या मस्कुलर टिश्यू के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। वहां पर जैसे ही ये पहुंचता है, इसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये स्टिमुलेट करेगा और वहां से कैल्शियम आयन को सिक्रीट करवा देता है। सिक्रीट करवाएगा कहाँ? सार्कोप्लाज्म में। व्हाट इज सार्कोप्लाज्म? इक्विवेलेंट टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर थर्ड है एक्सपोजर टू बाइंडिंग साइट। अब कहां पर इसको बाइंड करना है वो जगह भी तो दिखनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरे स्टेप के अंदर वही बाइंडिंग साइट का एक्सपोजर होगा। तो इसके बाद कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही ये बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इन तीनों चारों चीजों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, डीएनए नहीं है ये, इसी तरीके का, मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है एक्टिन का, ठीक है। और एक्टिन में ही यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोनिन, ये है ट्रोपोनिन, क्लियर। तो ये जो कैल्शियम तुमने रिलीज कराया है, ये कैल्शियम इसी ट्रोपोनिन के साथ जाकर बाइंड कर जाएगा, क्लियर। अब जैसे ही ये जाकर बाइंड करेगा तो इसकी वजह से जो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन दूसरी चीज है यहाँ पर, यही ट्रोपोमायोसिन मूव कर जाएगा बाइंडिंग साइट से थोड़ा दूर। जैसे ही ये दूर करेगा, अब यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती है एक्टिन पर, वो सामने आ जाएगी, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। जैसे ही एक्टिन बाइंडिंग साइट आपके सामने आएगी तो वैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, ठीक है। अब क्रॉस ब्रिज बनता कैसे है? मायोसिन की हेल्प से। मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मायोसिन का। ये सांप नहीं है, मायोसिन है। मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट है, जिसके पास एटीपी भी होता है, वो इस एक्सपोज्ड बाइंडिंग साइट से जाकर अटैच हो जाएगा, जो हमने अभी अभी वहां पर जिसको एक्सपोज किया है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन रिमूव करा के, क्लियर। जैसे ही वो वहां पर बाइंड होगा, वैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। क्रॉस ब्रिज अगर एक बार बन गया तो अब आप यहां से समझो कि आपका आधे से ज्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 70% प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, क्लियर। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद पावर स्ट्रोक, मतलब देखो, मायोसिन का हेड बेंड करता है, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट की थोड़ी सी खिंचाई होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, क्लियर, यानी कि एम लाइन। अब इसकी वजह से सार्कोमियर थोड़ा छोटा होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा शायद से, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, याद आ रहा है कुछ? समथिंग लाइक दिस, है ना। ये इधर की तरफ इनवर्ड्स मूव करेंगे, जिसकी वजह से ये जो पूरा सार्कोमियर है, यहाँ से यहाँ तक का सार्कोमियर की जो लेंथ है वो छोटी होगी, और सार्कोमियर जैसे ही शॉर्टन्स होता है वैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, क्लियर। और इस स्टेप के दौरान जो एटीपी है, यही मैं लिख देती हूँ, एटीपी है, एटीपी खर्च करोगे ना तो ये कन्वर्ट होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, क्लियर। ड्यूरिंग दिस स्टेप एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर रिलीज फ्रॉम द मायोसिन हेड, समझे, क्लियर है। ये है हमारे पास सिक्स्थ स्टेप। इसके बाद इतना होने के बाद सार्कोमियर छोटा होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मसल के कॉन्ट्रैक्ट करते ही आपकी बॉडी मूव कर जाती है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट अ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल अटैचेस टू द मायोसिन हेड, क्योंकि दोबारा भी तो प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने एक बार ऐसे किया और वो ऐसे ही रह गया, इसके बाद भी तो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा से वही सारी चीजें, प्रोसेस कंप्लीट होगा, अ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल अटैचेस टू द मायोसिन हेड। इसके बाद जैसे ही वो एटीपी जाकर वहां बाइंड होता है, मायोसिन एक्टिन से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मायोसिन टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन,
क्लियर। फिर दोबारा से रीसेट होगा रीकॉकिंग ऑफ मायोसिन हेड, जिसके अंदर एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जाता है, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। एनर्जी रिलीज, रीपोजिशन द मायोसिन हेड टू रिपीट द साइकिल। तो ये साइकिल दोबारा से शुरू होना, दोबारा से ऐसे ही होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा। और अगर मान लो कि मुझे अब मूवमेंट नहीं करानी है, फिर देन होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर आपको और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराना, यानी मैंने इतनी मूवमेंट कर दी, मुझे हाथ ऐसे ही रखना है, मुझे दोबारा मूवमेंट नहीं करनी, ठीक है, तो उसके बाद होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद ही सोचो, मूवमेंट हो जा रही है, हो जा रही है, तुम रिलैक्सेशन कर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं रुक रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं रुकेगा, बॉडी भी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे ही नर्व सिग्नल रिलीज करना बंद करेगा, जो ACH है, एसिटिल कॉलिन है, यानी नर्व सिग्नल जैसे ही स्टॉप होगा, वैसे ही ACH इज ब्रोकन डाउन बाय एसिटिल कॉलिनेस्टेरेज। क्लियर। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो ACH का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। कैल्शियम आयन वापस से सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। कैल्शियम आयन जो आपने रिलीज किए थे, है ना, वो वापस चले जाएंगे। कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रोपोमायोसिन दोबारा से ट्रोपोनिन को कवर कर लेता है। नो क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म एंड मसल फाइबर्स रिलैक्स। दीज आर द प्रोसेस या फिर स्टेप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन। आई होप यहाँ तक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है या जो स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये क्या होता है, ये क्या है मैडम? ये तो बहुत ही आसान है। ये आप नर्व वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर न्यूरॉन पढ़ाया जाता है ना। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। पहले इसका नाम ही समझ लो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, है ना, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मस्कुलर मीन्स मसल, junction means connection, ठीक है। तो द कनेक्शन बिटवीन मसल एंड न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ साइनेप्स, या इसको छोड़ो, मैं यहां सिंपली लिख भी देती हूं, द कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी तुमने पढ़ा ना कि ACH रिमूव कराना, ये मान लीजिए मेरे पास एक्सॉन टर्मिनल है, ACH ये मेरे पास मसल है, ठीक है। ACH जैसे ही यहाँ से रिलीज होगा, वो रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करेगा, तो वो जो बाइंडिंग वाला पूरा साइट है, वो जो जगह है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। वही मुझे कराना है। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ साइनेप्स, साइनेप्स ये लिखा भी हुआ है, कनेक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ स्केलेटल मसल। ये मोटर न्यूरॉन है, दिस इज स्केलेटल मसल। न्यूरॉन दो तरीके के होते हैं, मोटर होता है, सेंसरी होता है। याद रखना, ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, ये बेसिकली मोटर न्यूरॉन का होगा। और कौन सी मसल होती है? स्केलेटल मसल्स होती है, क्योंकि दूसरे किसी मसल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्लियर। चलिए, वेयर अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड टू अ मसल, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, ऐसे मत सोचो कि ये पता नहीं क्या ही हो गया है, बहुत आसान है। बस एक बार इसके स्टेप्स पढ़ लो, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल के पास ही प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक नोब्स, जहां पर भरे हुए होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल मैसेंजर्स, समझे? इतना तो आपको पता ही होगा। अब जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम रिलीज होता है, वैसे ही ये एसिटिल कोलिन रिलीज होंगे और यहाँ पर जाकर बाइंड कर जाते हैं। दिस इज स्केलेटल मसल। तो यहाँ सब कुछ लिखा भी हुआ है, ये न्यूरॉन एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल भी आप इसको कहते हैं। दिस इज योर मसल, कौन सी? स्केलेटल मसल। दिस इज सार्कोलेमा, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये रिसेप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये है एसिटिल कोलिन जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, क्लियर। और बस ये सब कुछ है, ठीक है। अब देखो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, एक बार ध्यान से सुन लो। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद भूलने वाली चीज है ही नहीं है। सबसे पहली चीज वही चीज होगी, सबसे पहले सिग्नल आता है, तभी सब कुछ होगा।
जो चीजें आपकी बॉडी के अंदर आपके हिसाब से हो रही हैं, उन सभी को शुरू करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज नर्व सिग्नल अराइव या फिर नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द फंक्शंस जो कि आप अपनी बॉडी में खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नर्व इंपल्स आएगा कहां पर? एक्सोन टर्मिनल पे, जो अभी अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, वहां पर ये जब होगा उसके बाद जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये मान लो मेरे पास एक्सोन टर्मिनल है कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैल्शियम चैनल तभी ओपन होंगे जब नर्व इंपल्स आता है, नहीं तो ये क्लोज रहेंगे। क्लियर? अब जैसे ये ओपन होते हैं कैल्शियम यहां पर एंटर कर जाएगा। ठीक है, कैल्शियम के एंटर करते ही जो यहां ऐसे साइनेप्टिक, ये है साइनेप्टिक नोब्स, साइनेप्टिक नोब्स के अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं जैसे ACH, एसिटिल कोलिन। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा ये इन ACH को यहां से रिलीज करवा देगा। कैल्शियम causes synaptic vesicles to release ACH into the synaptic cleft. What is synaptic cleft? ये जो एरिया है, मान लो मेरे पास ये है एक मसल, ये पूरा एरिया यहां से यहां तक का ये कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, समझे? दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ACH डिफ्यूजेस अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड उसके बाद वो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके साथ जाकर बाइंड कर जाता है। ACH रिसेप्टर्स ऑन द मोटर एंड प्लेट, दिस इज मोटर एंड प्लेट। क्लियर? दिस ओपन्स सोडियम चैनल, सोडियम एंटर्स द मसल फाइबर। अब जैसे ही ये बाइंडिंग होगी सोडियम चैनल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स ओपन होते ही जो ये सोडियम है वो एंटर कर जाते हैं इस मसल फाइबर में। ठीक है, मसल फाइबर में एंटर करने के बाद जो मसल है दैट डीपोलराइजेस, यानी कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। तो अब आप समझ पा रहे हो, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले मिडल वाले सारे के सारे स्टेप्स है जो हम अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं। वहां मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि ACH रिलीज होगा, वहां पर जाकर बाइंड कर जाएगा, लेकिन उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या क्या हैं वो सब कुछ है। ठीक है, चलिए इसके बाद इतना होने के बाद अब जो एक्शन पोटेंशियल सेम चीज चलेगी। अब वही सारी चीजें हैं, एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होगा अलोंग द सार्कोलेमा जिसकी वजह से वो T ट्यूब्यूल्स पर पहुंचेगा। वहां पर पहुंचने के बाद वो कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन आपका जो प्रोसेस है मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो शुरू होगा और एंड भी हो जाएगा। जैसे ही रिलैक्सेशन तुमको करना है एसिटिल कोलिनेस्टरेज ये ब्रेक डाउन करेगा ACH को इनटू द क्लेफ्ट, ताकि आप जो स्टिमुलेशन कर रहे हैं ACH को जो रिलीज कर रहे हैं उसका प्रोसेस वहीं पर ही टर्मिनेट किया जा सके एंड इस पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को रोका जा सके, यानी मसल रिलैक्सेशन किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ आया? बहुत आसान है, बस एक कहानी की तरह आपको इसको समझना है। ठीक है, 5 नंबर में अगर या 10 नंबर में या जैसे भी सवाल आएगा तो आपको इसको लिखना पड़ेगा डिटेल में डायग्राम के साथ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपका स्केलेटल मसल स्केलेटल सिस्टम में कोई डाउट नहीं होगा। ये पूरा चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट होता है। मैंने आपको सब कुछ करा दिया है, बोन्स, जॉइंट्स, स्केलेटल मसल, एवरीथिंग। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।